हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन डेली वोकैब का सेशन है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 18 है। चलिए जानते हैं कि जो वर्ड्स हमने आज के इस सेशन में चूज किए हैं वो कौन से हैं। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, यही है वो वर्ड जिन्हें हम आज स्टडी करेंगे। इनमें पहला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 2 इज कैलो। कैलो इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। जो वर्ड नंबर 3 है वो इंक्लीमेंट है। इंक्लीमेंट भी एक एडजेक्टिव है। वर्ड नंबर 4 इज एक्स्ट्रोडाइट, ये एक वर्ब है। और जो लास्ट वर्ड है बिगाइल, ये भी एक वर्ब है। अब बारी बारी से हम इनका मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस विद द हेल्प ऑफ सम रेलिवेंट एग्जांपल्स, साथ ही साथ कुछ इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला वर्ड रिलेंटलेस, आपको न समझ में आ रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है। तरीका भी है समझने का। याद रखें, अगर कभी भी किसी वर्ड के एंड में यानी कि सफिक्स के रूप में LESS का यूज किया जाए, यानी कि लेस या फिर FUL फुल का यूज किया जाए, तो वो वर्ड हमेशा एक एडजेक्टिव ही बनेगा, जैसे कि मीनिंगलेस या फिर मीनिंगफुल। तो रिलेंटलेस एक एडजेक्टिव है। अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया हो तो कल की क्लास में मैंने एक वर्ड पढ़ाया था रेजिलिएंट, और रेजिलिएंट के सिनोनिम में मैंने रिलेंटलेस वर्ड को रखा था। रेजिलिएंट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी, जो किसी भी सूरत में हार ना माने। और रेजिलिएंट का मीनिंग फ्लेक्सिबल से भी था, एक ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशन में खुद को ढाल सके, उसे फ्लेक्सिबल या रेजिलिएंट कहा जाता है। रिलेंटलेस भी इसी के आसपास ही है। हाँ, रिलेंटलेस वर्ड जो है वो व्यक्ति के लिए ना इस्तेमाल करके, जनरली व्यक्ति के लिए इस्तेमाल ना करके उसके एक्शंस को लेके ज्यादा यूज किया जाता है। पढ़िए, समवन हु इज रिलेंटलेस इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग एंड रिफ्यूजेस टू गिव अप वॉट एवर कंडीशंस में अराइज। अगर कोई भी व्यक्ति रिलेंटलेस है तो उसने दृढ़ संकल्प कर रखा है कि उसे जो अचीव करना है वो अचीव करके ही रहेगा। किसी भी सूरत में वो गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। यह है रिलेंटलेस होने का मतलब, कि आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार ताकत झोंकेंगे, लगातार दम लगाएंगे, एक निरंतरता बना करके रखेंगे, बार बार हिट करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेंगे। अब आप एक मकड़ी से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मकड़ी को देखिए, मकड़ी जब चढ़ रही होती है और कई बार हल्का सा झटका लगने से या हल्की सी हवा आ जाने से वो नीचे गिर जाती है, फिर उसके बाद वो चढ़ती है, फिर हो सकता है वो गिर जाए, फिर चढ़ेगी, वो लगातार चढ़ती ही रहती है। ऐसा हो नहीं सकता कि मकड़ी गिर जाए और फिर उसके बाद एक दो बार चढ़ने का प्रयास करे, फिर हार मान के ना चढ़े। नहीं, वो हार नहीं मानने वाली, वो चढ़ के ही रहेगी। उसे जो हासिल करना है वो हासिल ही करके रहेगी। दिस इज कॉल्ड टू बी रिलेंटलेस इन योर परस्यूट्स, दिस इज कॉल्ड टू बी रिलेंटलेस इन योर एफर्ट्स। ये मतलब है। कभी कभी रिलेंटलेस वर्ड का यूज नेगेटिव सेंस में भी होता है। बाकी आप ध्यान रखें कि दैट रिलेंटलेस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये सकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, भले ही कभी इसको नेगेटिव तरीके से यूज किया जाए, अदरवाइज ये पॉजिटिव वर्ड ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। ड्यूरिंग द बैटल द रिलेंटलेस सोल्जर कंटिन्यूड टू फाइट डिस्पाइट द बुलेट इन हिज शोल्डर। मतलब एक योद्धा को, एक सोल्जर को उसके कंधे में बुलेट लग जाती है, गोली लग जाती है, फिर भी वो सोल्जर लड़ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिलेंटलेस था। उसने ये तय कर रखा था कि अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ता ही रहेगा, तो गोली लग जाने के बावजूद भी वो लड़ता ही रहा। जैसे कि आपने कहानी पढ़ी होगी कि दो योद्धा थे राजा रवल सिंह के शासन में, जिनका नाम था गोरा और बादल। याद, शायद ये कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान जब उनकी लड़ाई होती है खिलजी के साथ, जैसा कि मूवी में दिखाया गया, मुझे उतना ही आइडिया है, तो मर जाने के बाद उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है, उसके बावजूद भी उनका शरीर जो है वो लड़ता रहता है। ऐसे लोग रिलेंटलेस कहे जाते हैं कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हार नहीं स्वीकार करेंगे, और जीवित रहे तो जीत कर ही वापस आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। इफ यू आर
रिलेंटलेस इन परस्यूट ऑफ, आप कहीं लिख लीजिए इन परस्यूट ऑफ, जिसका मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। तो अगर आप रिलेंटलेस हैं, निरंतर हैं इन परस्यूट ऑफ योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने में, उन्हें चेज करने में, है ना, उनका पीछा करने में, अगर आप लगातार अपने सपनों के पीछे भागेंगे, वन डे यू विल अचीव देम फॉर श्योर, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने सपनों को पूरा भी कर डालेंगे। इन परस्यूट ऑफ का मतलब है चेज करना, एक तरीके से पीछे पड़ जाना किसी चीज के, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखिए। सिनोनिम्स को देखिए, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब ये है कि आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, लोग चाहे जो भी कहें। अनयील्डिंग, ये यील्डिंग का ऑपोजिट है। यील्ड करने का मतलब घुटने टेक देना होता है। कल के सेशन में, डेली वोकैब सेशन नंबर 17 में ही मैंने यील्ड वर्ड पढ़ाया था। यील्ड का मतलब ही होता है गिव इन कर देना, सरेंडर कर देना। तो अगर कोई यील्डिंग नेचर का है तो हार स्वीकार कर लेगा, बट इफ समबडी इज अनयील्डिंग तो वह हार स्वीकार नहीं करेगा। एडमेंट, वैसे तो एडमेंट एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि जिद्दी या अड़ियल बोलते हैं, लेकिन एडमेंट व्यक्ति क्या करेगा, हार नहीं मानेगा, अपनी बात से मुकरेगा नहीं, एक तरीके से, है ना, इस वजह से इसको भी रखा जा सकता है। रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल और डिटरमाइंड जिसको कहा जा सकता है। कल की क्लास में ये वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, रेजिलिएंट। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होने चाहिए जो ये दर्शाएं कि कोई कमजोर है, कोई घुटने टेक सकता है, हार मान सकता है, जैसे वीक हो गया, जैसे कि सबमिसिव हो गया। सबमिसिव होने का मतलब ही होता है जब आप किसी के आगे नतमस्तक हो जाएं। सबमिसिव सर सबमिट से बना, और सबमिट SUB सब से बना। सब का मतलब ही होता है कमजोर, जूनियर, जैसे सब जुडिस हो गया, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, तो और तमाम वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबमिसिव होने का मतलब है जब आप किसी के अथॉरिटी के आगे सरेंडर कर दें, और अनयील्डिंग का अन हटा दीजिए तो यील्डिंग बन जाएगा, यानी कि जो घुटने टेक सकता है, जो हार मान लेगा, और जो हार नहीं मानेगा, जो लगातार प्रयास करेगा, वो रिलेंटलेस हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं दैट रिलेंटलेस इज अ पॉजिटिव वर्ड। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। वर्ड नंबर 2 इज कैलो। कैलो भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनुभवहीन, नौसिखिया, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो चाइल्डिश है, जिसके भीतर जो है वो बड़ों जैसी समझ का अभाव है। ऐसे व्यक्ति को कैलो कहा जाता है, जो बड़ों के जैसे फैसले लेने में अक्षम हो, जो बच्चा है, जिसके भीतर अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं है, जो ग्रीन हॉर्न है, नियोफाइट है, नोविस है, नौसिखिया है, उसको कैलो बोल सकते हैं। पढ़िए ना, इमेच्योर, लैकिंग इन लाइफ एक्सपीरियंस, एक अनुभवहीन व्यक्ति जो अभी विकसित नहीं है पूरी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द कैलो बास्केटबॉल प्लेयर मिस्ड एन इनक्रेडिबली इजी शॉट। एक बास्केटबॉल प्लेयर है और एक इजी शॉट को वो मिस कर देता है। अगर कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो तो वो टफ शॉट को भी नहीं मिस करेगा, इजी शॉट को तो वो गोल में ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बिकॉज द प्लेयर वॉज कैलो इन नेचर, तो इस वजह से वो एक इजी शॉट को भी मिस कर देता है, एक सरल से शॉट को मिस कर देता है, क्योंकि जो बास्केटबॉल प्लेयर था वो अभी नया नया ही था, नौसिखिया ही था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एज ही वॉज अ कैलो बेकर, चूंकि वो एक नया नया बेकर था। बेकर वो जो केक को बेक करे, मतलब जो केक बनाए उसे बेकर कह सकते। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रॉपरली फ्रॉस्ट द मल्टी लेयर केक, चूंकि जो बेकर था, केक बनाने वाला व्यक्ति, वो नया नया ही था, इसलिए उसको मल्टी लेयर केक को बनाना नहीं आता था, मल्टी लेयर केक को प्रॉपरली फ्रॉस्ट करना नहीं आता था, जमाना नहीं आता था, तैयार करना नहीं आता था। अब सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें अनुभव की कमी हो, जैसे कि नेव, नौसिखिया। टायरो का मतलब भी नया नया। ग्रीन हॉर्न एक फ्रेज है, ग्रीन हॉर्न का मतलब ही होता है जो अभी नया नया है। ये बेसिकली हॉर्न से आया, हॉर्न मतलब सींग। आप गौर करिए, जब कोई जानवर पैदा होता है, जैसे गाय का बछड़ा ले लीजिए या भैंस का पड़िया पड़वा ले लीजिए, जब वो पैदा होते हैं तो उनके ऊपर जो सींगें होती हैं वो हल्की सी येलो और ग्रीनिश ही तो होती हैं, और कुछ दिनों के बाद वो ब्लैक हो जाती हैं। तो जब बच्चे ने जन्म लिया है तो जो सींग हल्की हल्की दिखती है वो हल्की ग्रीनिश ही तो होती है।
हल्की ग्रीनिश सीइंग इसी बात का तो प्रमाण है कि वो अभी नया नया है, नौसिखिया है, नया जन्मा है। बस वहीं से ये ईडियम बन गया या फ्रेज बन गया, ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया। चाइल्डिश यही कैलो का सिनोनिम है। प्यूरल, प्यूरल का मतलब भी होता है जो जुवेनाइल है, अभी बच्चा है। क्रूड, कच्चा है जो एक तरीके से। इमेच्योर जो कि मैच्योर का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब एंटोनिम्स पे आ जाइए। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें समझदारी की का भाव हो, जिसमें चीजों को एक तरीके से तमीज से करने की बात हो, जैसे कि मैच्योर हो गया। ग्रोन अप, ग्रोन अप होने का मतलब ही कि आपने तरक्की की है। एडल्ट होना, एक्सपीरियंस्ड होना, अनुभवहीन होना, एक तरीके से अनुभवी होना, आई एम सॉरी। पॉलिश्ड होना, पॉलिश्ड होने का मतलब है कि आपको हर चीज का नॉलेज है। सॉफिस्टिकेटेड होने का भी यही मतलब है कि आपको मालूम है कि चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे किया जाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम को कैसे करना है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, कैलो। कैलो का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो नौसिखिया हो, जिसे किसी कार्य को करने की कोई खास अकल ना हो। वर्ड नंबर 3 इज इनक्लीमेंट। सर ये जो वर्ड है इनक्लीमेंट, ये क्लेमेंट का ऑपोजिट है। आप ध्यान से देखिए ना, क्लेमेंट के आगे आई एन ही तो लगा है, तो वो इनक्लेमेंट हो गया। अब क्या मीनिंग है पढ़िए। अनप्लीजेंट वेदर इन बीइंग स्टॉर्मी, रेनी और स्नोई, मतलब एक ऐसा मौसम जो आपके फेवर में ना हो, जो खुशनुमा ना हो, जो अच्छा ना हो। खराब मौसम को, चाहे वो बहुत गर्मी पड़ रही हो, चाहे बहुत बादल छाए हुए हो, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही हो, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा हो, तो वो मौसम जो आपके हित में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, ऐसे मौसम को इनक्लेमेंट वेदर कहा जाता है। याद रखें कि इनक्लेमेंट वर्ड डेडिकेटेड तरीके से मौसम के लिए, वेदर कंडीशंस के लिए, क्लाइमेट कंडीशंस के लिए ही यूज किया जाता है। एक ऐसा मौसम जो हितकारी नहीं है, फेवर में नहीं है, जो बहुत खराब मौसम है, उसको ही इनक्लेमेंट वेदर कहा जाता है। अब मैं आपकी एक जरूरी मदद करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। CLEM इसमें आपको दिख रहा है, CLEM, इसी से एक बड़ा ही पॉपुलर वर्ड बनता है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमादान। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आप सब इसे याद करते होंगे, अगर ना याद किया हो तो अभी याद कर लीजिएगा। क्लेमेंसी, CLEMENCY, क्लेमेंसी का मतलब होता है दया भाव, क्षमादान। जब किसी को क्षमा दी गई, माफ कर दिया गया, दया दिखाई गई, तो ये उसके पक्ष में ही तो बात हुई, उसके हित में ही तो बात हुई, उसे अच्छा ही तो लगेगा। हाँ, उस पर परोपकार ही तो किया गया, खुशी का ही तो अनुभव वो करेगा। तो CLEM, क्लेमेंट, इसी से बन जाएगा, क्लेमेंसी बन गया। तो क्लेमेंसी क्षमादान, दया भाव। क्लेमेंट एक अच्छा मौसम या खुशनुमा मौसम, इनक्लेमेंट एक खराब मौसम जिसको कहा जाता है। पढ़िए, इनक्लेमेंट वेदर इज कॉजिंग अस टू पोस्टपोन आवर पिकनिक। इनक्लेमेंट वेदर की वजह से, खराब मौसम की वजह से हमें मजबूरन अपनी पिकनिक को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, आगे के लिए खिसकाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, स्कूल इज डिलेड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए स्कूल को डिले कर दिया गया। मतलब जैसे 1 जुलाई से स्कूल खुलना हो तो वो 3 जुलाई से खुलेगा, बिकॉज ऑफ इनक्लेमेंट वेदर एसोसिएटेड विद द ब्लिजार्ड, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, जिसके साथ साथ तूफान भी आ रहा है। बहुत तेज हवाओं को ब्लिजार्ड कहा जा सकता है। तो खराब मौसम की वजह से, जिसमें आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी चीजें आ सकती हैं, स्कूल अब 2 दिन डिले से खुलेगा। सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जो फेवर में ना हो, जो अच्छे ना हो ये, लेकिन जरूर याद रखिए कि इनक्लेमेंट वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सिनोनिम हो सकता है, लेकिन अगर कभी क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में खराब मौसम की बात हो, तो जैसे सिनोनिम्स में अनफेवरेबल लिखा है, हार्श है, और भी तमाम वर्ड्स हैं, इनमें से कोई वर्ड नहीं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ इनक्लेमेंट ही यूज होगा। डेडिकेटेड नेचर है ये इस वर्ड का, ये खराब मौसम के लिए आता है, और यही वर्ड आ सकता है खराब मौसम के लिए। हाँ, सिनोनिम्स जरूर हो सकते हैं, जैसे कि अनफेवरेबल, हार्श, एडवर्स, खराब कंडीशंस, जो विषम परिस्थितियां हो। सीवियर, बहुत ज्यादा खराब, जैसे सीवियर पेन हो सकता है।
सीवियर क्राइसिस हो सकता है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। और जैसे टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्ट से बना, टेम्पेस्ट का मतलब बहुत तेज तूफान को कहा जाता है, तो तूफानी मौसम। अब रिगरस का मतलब भी होता है बहुत खराब, बहुत सख्त। हाँ, लेकिन रिगरस वर्ड खास तौर पे पनिशमेंट के लिए यूज होता है, कहीं आप लिख लीजिएगा, रिगरस पनिशमेंट, कड़ी से कड़ी सजा, रिगरस पनिशमेंट, कठोर दंड के लिए रिगरस पनिशमेंट वर्ड को यूज करते हैं। अब एंटोनिम्स में अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, वो वर्ड जो कष्टकारी ना हो, जो साधारण हो, औसत हो, जैसे कि क्लेमेंट, माइल्ड, प्लीजेंट, ये सारे वर्ड्स। माइल्ड का मतलब भी होता है बहुत हल्का, जैसे कि मार्च अप्रैल के महीने में, खास तौर पे मार्च में जो गर्मी होती है वो बहुत माइल्ड होती है, आपको बहुत हल्का हल्का एहसास हो सकता है कि गर्मी है, अच्छा लगता है वो मौसम, माइल्ड नेचर में होता है ना। मॉडरेट भी जिसको कहा जा सकता है, तो ऐसे माइल्ड हो गया, प्लीजेंट हो गया, जो सुखनुमा है, खुशनुमा है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 4 पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 4 इज एक्स्ट्राडिट। इसे जनरली एक्स्ट्राडिट ना बोल के एक्स्ट्राडाइट बोला जाता है। देखिए, इसका मतलब होता है किसी गुनाह करने वाले व्यक्ति को, गुनहगार को, आरोपी को, अपराधी को, जो कि भाग चुका है उस स्थान विशेष से, उस राज्य से, उस देश से जहां उसने कोई अपराध किया था, तो उसे वापस उसी स्थान पर भेज देना, उस देश के को सुपुर्द कर देना जिस देश में, जिस स्थान पर उसने वो क्राइम किया था। एक्स्ट्राडाइट का मतलब एक तरीके से रिपोर्ट कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, सौंप देना, हैंड ओवर कर देना, खास तौर पे किसी क्रिमिनल को। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि एक बच्चा जो खो गया हो, अब वो बच्चा मिल गया किसी को, तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को उसके माँ बाप को फिर से सौंप दिया, तो वहां एक्स्ट्राडाइट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई अपराधी है, जैसे विजय माल्या अपराधी हैं, उन पे केस चल रहा, अब यूके गवर्नमेंट अगर विजय माल्या को इंडियन गवर्नमेंट को दे दे, तो ये एक्स्ट्राडाइट करना कहा जाएगा। किसी आरोपी व्यक्ति को जब उसी देश की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया जाता है, जिस देश का वो आरोपी या अपराधी हो, जहां उसने क्राइम किया था, तो एक्स्ट्राडाइट कहा जाता है। हिंदी में एक शब्द होता है प्रत्यर्पण, जिसका नाउन वर्जन है एक्स्ट्राडिशन, तो उसी से बना है ये वर्ड एक्स्ट्राडाइट। टू सेंड बैक एन इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम टू द प्लेस और कंट्री वेयर द क्राइम टुक प्लेस। किसी व्यक्ति को, उसी जो कि आरोपी हो किसी अपराध का, उसी देश या उसी स्थान को लौटा देना, भेज देना जहां पर वो क्राइम घटा था, जहां पर उसने उस क्राइम को अंजाम दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द प्रोसिक्यूटर अनाउंस द गवर्नमेंट्स प्लान्स टू एक्स्ट्राडाइट द इंटरनेशनल फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है भगौड़ा, बैक टू हिज नेटिव कंट्री। प्रोसिक्यूटर का मतलब है वो वकील जो किसी पर अपराध सिद्ध कर रहा है। तो प्रोसिक्यूटर ने जज के सामने, कोर्ट के सामने सरकार के प्लान्स को अनाउंस किया, जिसमें यह था कि सरकार बहुत जल्द उस इंटरनेशनल फ्यूजिटिव को, अंतरराष्ट्रीय भगौड़े को वापस जो है अपने देश बुलाने की योजना बना रही है, या उसे वापस ही उस देश भेज दिया जाएगा जहां का वह अपराधी है। इस बात की जानकारी प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को दी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द मैन बेग द जज। उस व्यक्ति ने जज के आगे निवेदन किया, इनफैक्ट गिड़गिड़ाया, भीख मांगी। बेग करने का मतलब भीख मांगना, गिड़गिड़ाना। क्या भीख मांगी, क्या गिड़गिड़ाया? टू नॉट एक्स्ट्राडाइट हिम, कि वो उसे प्रत्यर्पित ना करे, भेजे ना, because of the harsh prison conditions in the nation where he committed his felony। felony किसी बहुत बड़े अपराध को, जिसे महा अपराध की कहा जा सकता है, जो अक्षम्य हो, उसे felony कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने जज के सामने ये निवेदन किया, इनफैक्ट वो जज के सामने गिड़गिड़ाया कि उसे उस देश ना भेजा जाए जहां पर उसने महा अपराध किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर
बहुत कठोर दंड दिया जाएगा उसके इस अपराध के लिए। तो ये था आज के सेशन का सेकेंड लास्ट वर्ड, वर्ड नंबर 4, एक्स्ट्राडाइट, जिसका मतलब है सुपुर्द कर देना, देश को सौंप देना किसी अपराधी को। अब सिनोनिम्स देखिए, डिपोर्ट, डिपोर्ट का भी खास तौर पे यही इस्तेमाल है, किसी क्रिमिनल को उसके देश भेज देना। डिलीवर तो एक इजी वर्ड हो गया। हैंड ओवर तो कुछ भी हैंड ओवर किया जा सकता है ना। रिपैट्रिएट, वापस देश भेज देना। हालांकि रिपैट्रिएट में क्राइम की बात नहीं की जाती, जैसे कि कोई गलती से किसी दूसरे देश आ गया हो तो वापस उसे उसी के देश भेज देना रिपैट्रिएट करना कहा जाता है। जैसे आपको याद हो बहुत वक्त पहले जब पिछली सरकार थी और लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, तो एक महिला जिनका नाम गीता था, उन्हें रिपैट्रिएट कराया गया था अपने देश में। पाकिस्तान ने रिपैट्रिएट किया था। सुषमा स्वराज जी के कहने पर उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिसके चलते ये संभव हो पाया था। ये रिपैट्रिएशन है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, उसमें एक छोटी सी बच्ची को सलमान खान साहब उसके देश वापस भेजना चाहते हैं। ये रिपैट्रिएशन है एक तरीके से, इसमें अपराधी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिपैट्रिएट PATR से बना, जिसका मतलब ही पैट्रन होता है, पैट्रोनाइज होता है ना। और पैट्रियट हो सकता, देश से, जननी से संबंध है इस वर्ड का। एक्सपैट्रिएट भी इसी को कहा जाता है, हालांकि एक्सपैट्रिएट में खदेड़ देने की बात आती है और रिपैट्रिएट में देश में बुला लेने की बात आती है। अब एक्स्ट्राडेट को या एक्स्ट्राडाइट को याद करने का एक तरीका है, आप इसे EX से याद करिए। जब भी कभी किसी वर्ड के पहले EX का यूज किया जाए तो उसका मतलब ही होता है बाहर निकाल देना, खदेड़ देना। जैसे एक्सपोर्ट हो गया, जैसे एक्सप्रेस हो गया, जैसे एक्सपेल हो गया, है ना, और तमाम वर्ड्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 5 देखते हैं। लास्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल कैसे बना है सुनिए। बिगाइल वर्ड गाइल से बना है। गाइल का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा क्लेवरनेस, एक क्लेवरनेस जिसमें आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। गाइल इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड एट डिसीविंग पीपल इन अ क्लेवर वे। गाइल एक विशेषता है, लक्षण है किसी व्यक्ति की, एक ऐसा लक्षण जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ही चतुराई से दूसरों को धोखा दे सकता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गाइल से सर एक और वर्ड बनता है गाइलफुल। गाइलफुल वो व्यक्ति जो दूसरों को चीट कर सकता है, और एक और वर्ड बनता है गाइललेस, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को चीट नहीं करता है, जो सीधा साधा सरल है, ईमानदार है, इनोसेंट है। और एक सामने वर्ड है बिगाइल। बिगाइल एक वर्ब है। कैसे सुनिएगा, जब भी कभी किसी वर्ड की बिगिनिंग में BE ऐड हो जाए और वो BE उस वर्ड में जुड़ जाए तो शब्द बदल के वर्ब बन जाता है। जैसे एक वर्ड है बी गुड, लेकिन इसमें बी और गुड अलग अलग होते हैं। तो ये नहीं, जब आप कहें बी फूल, अब इसमें फूल में ही बी लग गया। जब आप कहें बी लिटिल, इसमें लिटिल में ही बी लग गया। बीवेयर, तो ऐसे वर्ड्स जो है वो वर्ब बन जाते हैं, जैसे कि बिगाइल जिसको कहा जा सकता है। तो बिगाइल का मतलब है एक तरीके से किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। क्यों आकर्षित करना? ताकि आप उसे चीट कर सके, धोखा दे सके, बिगाइल करना। जैसे हिरण ने प्रभु श्री राम को बिगाइल किया था, एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया था, खींचा था, है ना। इसमें पॉजिटिव इंटेंशन नहीं, अपनी ओर खींच कर आकर्षित करके धोखा देना जिसको कहा जा सकता। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके चीट करना किसी को, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके चीट करना किसी को, चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके चीट करना किसी को, ये बिगाइल है। झूठी मूठी कहानी बना करके, है ना, कष्ट की कोई झूठी मूठी कहानी बना करके किसी ईमानदार सीधे साधे व्यक्ति को बिगाइल करना, ये है इसका मीनिंग। दो प्रकार से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। पहला तरीका कि बिगाइल का मतलब है अट्रैक्ट करना, और दूसरा पूरा अर्थ क्या है, अपनी ओर खींचकर धोखा देना। तो दूसरा मीनिंग हो सकता है डिसीव करना किसी को। पढ़िए, टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समवन, अपनी ओर खींचना। और आगे पढ़िए, इफ समवन बिगाइल्स यू इनटू डूइंग समथिंग दे ट्रिक यू इनटू डूइंग इट, वो आपको
एक तरीके से चिकनी चुपड़ी बात बोल करके, चतुराई दिखा करके वो आपसे उस कार्य को करवाते हैं जो कि सही नहीं है। ये है बेगाइल का मतलब। पढ़िए एग्जाम्पल। द फीमेल स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, सॉट टू बेगाइल द गार्ड्स व्हाइल हर पार्टनर ब्रोक इनटू द हिडन सेफ। मतलब फीमेल स्पाई ने कोशिश की, प्रयास किया कि वो गार्ड्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके रखे, है ना। अगर वो बहुत सुंदर है तो अपने लुक्स से उन्हें गुमराह करके रखे, जिस दौरान उसका जो मेल पार्टनर है वो छिपी हुई तिजोरी को ढूंढ ले जाए, उसे तोड़ करके सारी चीजों को बाहर निकाल ले जाए। तो फीमेल स्पाई ने गार्ड्स को बेगाइल करने की कोशिश की, चिकनी चुपड़ी बातों में बेगाइल करने की कोशिश की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द कास्टिंग डायरेक्टर वुड बेगाइल, वुड बेगाइल का मतलब है पास्ट की हैबिट, जिसमें धोखा दिया करता था, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया करता था। किसको? द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, वो कलाकार जो नया नए मुंबई पहुंचे हो, है ना, अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए। इनटू पेइंग हिम ह्यूज मनी इन द एक्सचेंज ऑफ रोल्स इन मूवीज। कास्टिंग डायरेक्टर लॉलीपॉप देता था नए आर्टिस्ट को, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को, कि अगर वो इसे इतना पैसा देंगे तो उसके बदले वो अच्छी अच्छी फिल्मों में उनको रोल्स दिलाएगा, रोल्स ऑफर करेगा। तो ऐसा करके वो उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता था, उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लेता था। याद रखें कि बेगाइल के बाद कई बार सेंटेंस ऐसा बनता है जिसमें प्रेपोजिशन इनटू का यूज किया जा सकता है। आप देखिए ना, एग्जांपल नंबर 2 में लिखा तो है इनटू पेइंग हिम ह्यूज मनी। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5। सिनोनिम्स देखिए। ल्योर, अट्रैक्ट, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। बिविच, डिसीव, हुडविंक, होक्स, इन सब का मतलब होता है धोखा देना किसी को। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें धोखा देने की बात ना आए, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने की बात ना आए, बल्कि किसी की आंखें खोलने की बात आए। जैसे अपनी ओर नहीं खींचेंगे तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को सच्चाई बताएंगे तो अलर्ट या इनलाइटन करेंगे। सर इनलाइटन एक पॉजिटिव वर्ड, इनलाइटन का मतलब ज्ञान का प्रकाश जलाना, है ना। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में लोगों को उपदेश दिया था तो इनलाइटन किया था उन्होंने उस वक्त के लोगों को। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5। आज के सेशन के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। होपफुली आज शाम के सेशन में कॉजेटिव वर्ब पढ़ाई जाएगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा भी होगा आप सभी को पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कंटेंट को देख लें। यदि आपको लगता है कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, वर्थ वॉचिंग कंटेंट है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।